नमस्कार साथियों, अपनी रीट की क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही थी जिसके अंदर अपन ने 2-3 टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए थे और आज का जो अपना टॉपिक्स है वो है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, जो आपके कोर्स में दे रखा है। देखिए, जो मैंने शुरू में लगाया है वो है टारगेट 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस। तो मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मेरा और स्टूडेंट्स के सहयोग से अगर पूर्ण रूप से सहयोग रहा तो इस साल हमारा टारगेट यह है कि किसी भी तरीके से साइंस के जो 30 में से 30 क्वेश्चंस हैं वो हमारे सही हो। एक मेरा आपसे बार बार यही कहना है कि अगर आपको वास्तव में लग रहा है कि नहीं नवीन सर अच्छे क्वेश्चंस दे रहे हैं, ये हमारे लिए रीट के लिए फायदेमंद होंगे, तो आप चैनल्स को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आप इसको ज्यादा से ज्यादा इस चैनल्स को शेयर करें, जिससे हमें भी आत्मबल मिले और हमें भी लगे नहीं वास्तव में मुझे कुछ स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा करना है। आज क्वेश्चंस की जो सीरीज स्टार्ट हो रही है उसके अंदर आज मैंने जितने भी प्रीवियस में HTET में, CTET में, UPTET में या रीट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आज मैंने उन क्वेश्चंस को लिया है और फिर जो नेक्स्ट क्लासेस होगी उसके अंदर मैं उससे रिलेटेड आसपास के और जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको दूंगा। आज आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जामिनर इस टॉपिक में हमसे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। तो क्वेश्चंस नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। रीट 2011 में एक छोटा सा क्वेश्चन आया, वो आप सब जानते हैं। हमसे पूछा गया नाभिक का परमाणु क्रमांक बराबर होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछा गया कि परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। तो देखें, अब आप सबको पता है जैसे ये नाभिक में आपको पता है प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और जो हमारी कक्षाएं हैं इनके अंदर आपको पता है इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। परमाणु क्रमांक का मतलब होता है नाभिक में जितने भी प्रोटॉन की संख्या है वो उसका परमाणु क्रमांक है। सपोज करो मैंने लिखा 11Na23। यहां आपको दिख रहा होगा कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 है। हमेशा इसको कंपेयर कर लें ZXA से। आपको पता है Z यहां परमाणु क्रमांक के बारे में बताता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें प्रोटॉन की संख्या 11 है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि नाभिक का परमाणु क्रमांक बराबर होता है। यहां ध्यान रखें, उसने यह कहा कि परमाणु क्रमांक किसके बराबर है। हमने कहा 11Na23, तो इसका मतलब यह है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसका मतलब यह है कि सोडियम के नाभिक के अंदर 11 प्रोटॉन है। तो रीट 2011 में एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया कि परमाणु क्रमांक क्या चीज है, जो परमाणु क्रमांक है वो किसके बराबर होता है। तो आप सबको पता है परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन जो आपके स्ट्रक्चर ऑफ मैटर से रिलेटेड है, रीट 2011 में पूछा गया। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था पूछने का। आपको डिफरेंट संकेताक्षर दे दिए, आपको डिफरेंट सिंबल्स दे दिए और आपसे पूछा गया कि टंगस्टन तत्व का संकेताक्षर कौन सा है। तो आप सबको पता है जो टंगस्टन है उसका जो संकेत है वो W है। W का मतलब वोल्फ्रेम, टंगस्टन का मतलब वोल्फ्रेम है, W का मतलब वोल्फ्रेम, और जो वोल्फ्रेम है वो एक्चुअल में टंगस्टन है W। हमसे पूछा गया कि जो टंगस्टन तत्व है उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आप सबको पता है रिप्रेजेंट करने का तरीका W है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा समांगी मिश्रण नहीं है। तो आप सबको पता है मिश्रण 2 तरह के हैं, एक तो समांगी मिश्रण है और एक विषमांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण का मतलब यह होता है कि जो भी अवयव है वो सभी जगह आपको उनका जो केमिकल कंपोजिशन है या जो अवयव है वो सभी जगह आपको एक जैसे मिलेंगे, वो समांगी मिश्रण है। इसके बजाय आप सीधी सी बात ऐसे समझें, जिसकी एक ही फेज दिखाई दे वो आपका समांगी मिश्रण है। पानी के अंदर अगर आपने चीनी दिखाई दी तो पानी के अंदर जब चीनी घुल जाती है तो आपको एक ही फेज दिखाई देती है, वो समांगी मिश्रण है। पानी के अंदर अगर हमने नमक घोल दिया तो आपको एक ही फेज दिखाई देती है, वो समांगी मिश्रण है।
हमने सोडा वाटर पिया, हमने कोल्ड ड्रिंक देखी, उसमें लिक्विड है और उसमें गैस डिसॉल्व हो गई, तो लिक्विड में जब गैस डिसॉल्व हो जाती है तो हमें एक लिक्विड ही दिखाई देता है, वो समांगी मिश्रण है। वायु के अंदर आपको पता है काफी सारी गैसेज हैं और गैसों का जो मिक्सचर है वो आपको एक ही दिखाई देता है, वो समांगी मिश्रण है। लेकिन पानी के अंदर अगर हम तेल मिला दें तो आपको देखते होंगे पानी की फेज अलग दिखाई देती है, तेल की फेज अलग दिखाई देती है। ऐसे मिश्रण हमारे विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यही पूछा गया, समांगी मिश्रण कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन था सोडा वाटर। आप सबको पता है जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं उनके अंदर आपको पता है लिक्विड के अंदर गैस डिसॉल्व होती है, लेकिन आपको लिक्विड और गैस अलग अलग नहीं, सिर्फ लिक्विड ही दिखाई देता है, यह समांगी मिश्रण है। वायु आपको पता है गैसों का मिश्रण है, सिर्फ आपको गैसी स्टेज दिखाई देती है, वो आपका समांगी मिश्रण है। पानी के अंदर जब हम नमक घोल देते हैं तो हमें पानी और नमक अलग अलग नहीं, सिर्फ वाटर ही दिखाई देता है, वो समांगी मिश्रण है। लेकिन पानी में जब तेल डाला जाता है तो पानी अलग और तेल आपको अलग दिखाई देता है, वो आपका विषमांगी मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा विषमांगी मिश्रण है, कौन सा विषमांगी मिश्रण है। अभी अभी मैंने कहा जो एयर है, वायु है, ये सीटेट 2012 में आया। सीटेट 2012 में वापस यही क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से समांगी मिश्रण कौन सा है। समांगी का मतलब आपको सब कुछ एक जैसा दिखाई देगा। जैसे अभी अभी मैंने कहा गुब्बारे में भरी एयर, तो आपको बताया था एयर समांगी मिश्रण है। जितनी भी हमारी मिश्र धातुएं हैं, चाहे वो स्टेनलेस स्टील हो, चाहे आपकी ब्रॉस का मतलब पीतल हो, वो सब समांगी मिश्रण है। जैसे आपने पीतल देखा तो उसके अंदर आप ये नहीं पता लगा सकते कॉपर कौन सा है और जिंक कौन सा है, या आपने स्टेनलेस स्टील देखी तो आयरन के अंदर क्रोमियम मिला हुआ है, आप ये नहीं पता लगा सकते आयरन कहां है, क्रोमियम कहां है, वो सब आपको एक जैसा दिखाई दे, वो मिश्रण समांगी मिश्रण है। लेकिन जो आयोडीन युक्त नमक होता है वो आपका कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। अगला क्वेश्चन, आपसे पूछा गया हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल है। तो सबको पता होगा भारी जल आपका D2O है, और D2O के अंदर आपको पता है हाइड्रोजन का कौन सा पार्ट है, हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है। ड्यूटेरियम का तात्पर्य 1H2 है। तो आपसे क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया कि जो हाइड्रोजन है उसका कौन सा समस्थानिक भारी जल है। तो आपको पता है हाइड्रोजन के अंदर जो भारी जल है वो D2O है, और D2O के अंदर हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम आइसोटॉप्स होता है, और उसका फॉर्मूला आप सबको पता है क्या है, 1H2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा कंपाउंड है, कौन सा यौगिक है। दो चीजें होती है, एक तो आपसे पूछा जाएगा मिश्रण और एक आपसे पूछा जाएगा यौगिक। जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए और उनका केमिकल कॉम्बिनेशन हो और उससे कोई कंपाउंड बने तो वो आपका यौगिक कहलाता है। जैसे कहने का मतलब यह है, मैं आपसे कहूं मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनको मिलाया और बना वाटर। तो आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक निश्चित अनुपात में मिलाया, इन्होंने आपस में केमिकल कॉम्बिनेशन किया और उसके परिणाम स्वरूप वाटर बना। तो ये वाली चीज क्या कहलाती है, कंपाउंड कहलाता है, यौगिक कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों को जब हम निश्चित अनुपात में मिलाएं, जैसे कहने का मतलब यह है वाटर के अंदर अगर हम देखें तो जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है उसको अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 2, ऑक्सीजन का 16, यानी H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो 1:8 में इन्होंने सहयोग किया होगा। भारात्मक रूप से 1:8 में सहयोग करके वाटर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए कि कौन सा मिश्रण है, कौन सा यौगिक है, तो अगर आपको लगे कि इसका फॉर्मूला होता है तो वो सब कंपाउंड है। जैसे मुझसे पूछा जाए CO2, आपको पता है फॉर्मूला है, यौगिक है। मीथेन फॉर्मूला है, यौगिक है। ग्लूकोज C6H12O6 यौगिक है। मुझसे कहा जाए नाइट्रिक एसिड यौगिक है। यौगिक की डेफिनेशन यह है, दो या दो से अधिक तत्वों को जब निश्चित अनुपात में मिलाया जाए
तो वो तत्व निश्चित अनुपात में मिलाने के बाद आपस में केमिकल कॉम्बिनेशन करें और उससे जो चीज बनती है उसी चीज को हम कंपाउंड कहते हैं। अगर आप पेट्रोलियम देखें, मिट्टी का तेल देखें, दूध देखें, तो पेट्रोलियम का आपके दिमाग में कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा होगा। पेट्रोलियम के अंदर कई चीजों का कंपोजिशन है और कोई फिक्स रेशो नहीं है, तो ये मिश्रण है। मिट्टी का तेल मिक्सचर है, दूध मिक्सचर है, लेकिन जो ग्लूकोज है वो आपका क्या है, यौगिक है। यौगिक वाले क्वेश्चन की सीधी सी पहचान ये है कि आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसका कोई ना कोई फॉर्मूला होता है और वही चीज क्या है, यौगिक है। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम अणु है? एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके कोर्स में दिया है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किसमें अधिकतम अणु है? तो सीधी सी बात, जिसके अंदर मोलों की संख्या ज्यादा है उसके अंदर अणुओं की संख्या ज्यादा है। जिसके अंदर मोल ज्यादा है उसमें अणुओं की संख्या ज्यादा है। अब आप इन सब के मोल बनाओ। पहला दे रखा है 1 ग्राम H2, तो अगर आप H2 के मोल बनाओगे तो तरीका यह होता है हाइड्रोजन का दिया गया भार बटे इसका ग्राम अणुभार, या मैं कहूं इसका अणुभार। तो हाइड्रोजन का अणुभार है 2, तो इसका मतलब इसके अंदर मोलों की संख्या है 0.5 मोल H2। 1 ग्राम N2, आप N2 के मोल बनाओगे, दिया गया भार 1, N2 का ग्राम अणुभार 28। 1 ग्राम मिथेन, मिथेन के अगर मोल बनाने हैं तो दिया गया भार 1 और इसका अणुभार हुआ 16। 1 ग्राम CO2, दिया गया भार 1 ग्राम और इसका अगर हम देखें तो 12 और 32 44। तो सीधी सी बात है, जो सबसे ज्यादा मोलों की संख्या निकलेगी वो हाइड्रोजन के लिए निकलेगी, और जितने ज्यादा मोल होंगे उतने ही ज्यादा किसकी संख्या होगी, अणुओं की संख्या होगी। इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट है, क्योंकि जितने ज्यादा मोल हैं, जैसे 1 मोल है तो आपके दिमाग में आएगा अणुओं की संख्या 6.023 इंटू 10 की पावर 23। 2 मोल है तो 2 से गुना करना पड़ेगा, 3 मोल है तो 3 से गुना करना पड़ेगा। तो जितने ज्यादा मोलों की संख्या होगी उसके अंदर उतने ज्यादा अणुओं की संख्या होगी। अगला क्वेश्चन, Al+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास CTET 2013 में पूछा गया। अब आप सबको पता है एल्युमिनियम, इसका परमाणु क्रमांक है 13, विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। 13 इलेक्ट्रॉन भर गए, 3, 2 और 2 4, 6 4 10 और 3 13। आपसे कह रहा है 3 इलेक्ट्रॉन Al+3 है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ये रह जाएगा। तीनों इलेक्ट्रॉन चले गए। इस दूसरे कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, पहले कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, तो फॉर्मूला होगा 2 8। वैसे भी आप सोच सकते हैं एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो कहने का मतलब मुझे 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। इसके अंदर तो 13 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ये हो नहीं सकता। 8 2 10 11, ये हो नहीं सकता। 8 10 2 12, ये हो नहीं सकता। तो आंसर यही होगा। क्वेश्चन, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया। स्टैंडर्ड एग्जांपल है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 24। सबसे पहले मैं लिख दूंगा आर्गन। आर्गन तक ऐसा लिखने पर 18 भर जाते हैं। आर्गन के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है 4s2 में, 18 और 2 20 और 3d4। लेकिन आप सबको पता होगा क्रोमियम एक्सेप्शन है, 4s2 का 4s1 हो जाता है, 3d4 का 3d5 हो जाता है। इसीलिए जो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 3d5 4s1 है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्रोमियम में d4 का d5 होता है, कॉपर में d9 का d10 होता है। जंग लगना किस तरह की प्रोसेस है? रस्टिंग ऑफ आयरन किसका एग्जाम्पल है? तो आप सबको पता है रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है। जो आयरन है वो ऑक्सीजन और वाटर के जब कांटेक्ट में आता है तो वो ये इस तरीके का कंपाउंड बना लेता है Fe2O3.Xs2। इसी चीज को रस्टिंग ऑफ आयरन या जंग लगना कहते हैं। सबने देखा होगा लोहा जब ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर एक रेड कलर की लेयर जम जाती है, उसी चीज को रस्टिंग ऑफ एयर कहते हैं। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो जो आयरन है वो तो आयरन और ऑक्सीजन 2 चीजें हैं। ये जो आयरन है ये तो काम करता है अपचायक पदार्थ का। सभी धातुएं अपचायक पदार्थ है। अपचायक पदार्थ वो है जो दूसरे का अपचन करता है, खुद का ऑक्सीडेशन करता है। और ये जो ऑक्सीजन है
वो यहां पर ऑक्सीकारक पदार्थ का काम करती है। ऑक्सीकारक पदार्थ आपको पता है दूसरे का ऑक्सीडेशन और खुद का क्या करता है, रिडक्शन करता है। अगर किसी रिएक्शन में एक अपचायक पदार्थ और एक ऑक्सीकारक पदार्थ दोनों हो तो वो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होती है। इसमें ऑक्सीजन आयरन के साथ कंबाइंड हो रही है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीकारक पदार्थ का काम कर रहा है। ऑक्सीकारक पदार्थ वो है जो दूसरे का ऑक्सीकरण करे, खुद का अपचन करे, और यहां पर जो Fe है वो अपचायक पदार्थ का काम करता है। ये दूसरे का अपचन और खुद का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोल, या जो रिफाइनरी होती है उसमें पेट्रोल का प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं। तो देखिए आपके कोर्स में यह है भी कि विभिन्न जो मिश्रण में अवयव हैं उनको हम अलग अलग तरीके से पृथक करेंगे। एक मेथड पढ़ेंगे जिसे मैं आपको कहूंगा प्रभाजी आसवन विधि। जब दो या दो से अधिक लिक्विड्स के अंदर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होता है तो उस समय एक नया मेथड अपनाया जाता है जिसे कहते हैं प्रभाजी आसवन। अब आपको पता है पेट्रोलियम का मतलब कच्चा तेल है, और उस कच्चे तेल के अंदर काफी सारे लिक्विड्स हैं। आपका पेट्रोल भी है, डीजल भी है, केरोसिन भी है, और काफी सारी चीजें हैं, और इन सबके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होता है। और जब दो या दो से अधिक लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम हो और उनको प्यूरिफाई करना हो, उनको अलग अलग करना हो, तो उसके लिए जो मेथड लगाते हैं वो कौन सी विधि होती है, प्रभाजी आसवन विधि होती है। तो याद रखें पेट्रोलियम का प्यूरिफिकेशन प्रभाजी आसवन विधि द्वारा है। यह मैंने आपको पहले भी बताया था। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं? तो याद करें मैंने आपको दो ग्रह ऐसे बताए थे जिनका कोई उपग्रह नहीं होता। एक तो बुध ग्रह और एक कौन सा है, शुक्र ग्रह। बुध ग्रह और शुक्र ग्रह दो ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं होता। सीटेट 2015 में पूछा गया। हाइड्रोजन के समस्थानिक पूछे गए सीटेट 2015 में। तो हाइड्रोजन के की बजाय ऑक्सीजन के समस्थानिक पूछे गए। हाइड्रोजन के भी 3 है। ऑक्सीजन के समस्थानिक पूछे गए। ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक हैं? तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक हैं, O16, O17 और O18। इसीलिए आंसर सेकंड गया, ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक हैं। आपसे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया। क्रोमियम 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। अब ये भी आपको बताया था। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 6, 2, 8 और 5, 13 इलेक्ट्रॉन, और चौथी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। 2, 8, 13, 1। समझ में आ गया होगा। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8, 6 और 5, 11, 2, 13 और चौथी में 1। आपसे पूछा गया 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कणों की कितनी संख्या है? मूल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन सीटेट 2015 में। 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु दे दिए और आपसे कणों की संख्या पूछी गई। आपको पता है जो 1 मोल ऑक्सीजन है, 1 मोल O2, 1 मोल O2 में कणों की संख्या बराबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23। सबको पता होगा 1 मोल जो है, 1 मोल के अंदर कणों की संख्या आवेगरोधक संख्या के बराबर है। 1 मोल O2 में कणों की संख्या 6.023 इंटू 10 की पावर 23 है। अब हमसे पूछा गया 8 ग्राम ऑक्सीजन में। तो आपको पता है 8 ग्राम, मुझे ऑक्सीजन के मोल बनाने हैं। दिया गया भार 8 ग्राम है और ऑक्सीजन का अणु भार O2 का 32 ग्राम। इसका मतलब 1/4 मोल। आपसे पूछा जा रहा है 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कणों की संख्या कितनी है? तो आपको पता है 1 मोल O2 में तो कणों की संख्या 6.023 इंटू 10 की पावर 23 है। तो 1/4 मोल O2 में कणों की संख्या क्या होगी? 1/4 इंटू
6.023 इंटू 10 की पावर 23। सॉल्व करोगे तो 1.51 इंटू 10 की पावर 23। सीधी सी बात, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसमें कणों की संख्या कितनी होगी, तो पहले आप मोल निकाल लें। दिया गया भार 8 ग्राम, ऑक्सीजन का अणु भार 32, 1/4 मोल, और डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं 1/4 और उसको गुणा कर दें 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। रीट 2016 में पूछा गया, भुजा हुआ चूना है और उसकी रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ कराई तो क्या बनता है। ये 9th-10th की बुक में से डायरेक्ट क्वेश्चन था। भुजा हुआ चूना बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, और यह कहता है कि भुजे हुए चूने की रिएक्शन क्लोरीन गैस से कराएं तो बनता है CaOCl2 और साथ में वाटर। आपको पता है इस चीज को बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। कहने का मतलब भुजे हुए चूने की रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ कराने पर क्या बनता है, तो सीधी सी बात विरंजक चूर्ण बनता है। दूसरा ऑप्शन बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट को। तीसरा ऑप्शन धोने का सोडा है। धोने का सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट .10H2O। चौथा आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4 .12H2। और जिप्सम पूछा जाए तो CaSO4 जिप्सम में ज है यानी ज्यादा है 2H2। भुजे हुए चूने की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराएं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, साथ में वाटर बनता है। वही क्वेश्चन जो मैंने कल भी बताया था पलायन वेग रीट 2016 में। कल अपन ने लास्ट जब सौर परिवार की बात की थी, एस्केप वेलोसिटी बताई थी कि अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से भेजा जाए तो वो पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स को पार कर लेगी और पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स को क्रॉस करके स्पेस में चली जाएगी, और पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का जो मान है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। आपसे पूछा गया मोलों की संख्या निकालनी है। 128 ग्राम SO2 दे रखा है। तरीका आपको पता है, अगर मुझे जिस भी चीज के मोल बनाने हैं पहले तो आप उसका दिया गया भार लिख लीजिए। तो हमें SO2 का भार कितना दे रखा है 128 ग्राम। अब मुझे इसका ग्राम अणु भार लगाना है। ग्राम अणु भार का मतलब आप इसका एक मोल का भार देखें, या इतना भी नहीं, रीट लेवल पर बात करें तो दिया गया भार लिख लें, और फिर आप ये देख लें सल्फर का भार आपको पता है 32 और O2 का भी 32। 32 और 32 कितना हो गया, इसका अणुभार 64। 64 का भाग लगा दें तो SO2 के मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 तरह की क्वांटम संख्या है, आपने पढ़ी है। मुख्य क्वांटम संख्या, दिग्गंसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। आकृति के बारे में जो बताती है, आकृति के बारे में वो बताती है दिग्गंसी क्वांटम संख्या। इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या होगा, चक्रण क्वांटम संख्या। और आखिरकार कक्षकों का अभिविन्यास क्या है, कक्षकों का अरेंजमेंट क्या है, उसके बारे में कौन सी क्वांटम संख्या बताती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। जैसे आप कहते हो कि जो डी उपकोष है वो 5D कक्षकों से मिलकर बना हुआ है, dxy, dyz, dxz, dx² y², dz²। यही कक्षकों का क्या कहलाता है, ओरिएंटेशन, या कक्षकों का अभिविन्यास कहलाता है, और जिसके बारे में कौन सी क्वांटम संख्या बताती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से क्या हुआ, सबने पढ़ा होगा रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। अल्फा कण 2He4+2। अल्फा कण में ये वाली चीज, ये चीज है अल्फा कण। आवेश +2 इकाई दिख रहा होगा,
प्रोटॉन के कारण पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के कारण पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के कारण कुछ होता नहीं है। द्रव्यमान, प्रोटॉन का एक एमयू, प्रोटॉन का एक एमयू, न्यूट्रॉन का एक एमयू, न्यूट्रॉन का एक एमयू, द्रव्यमान 4 एमयू। हीलियम का द्वि धनावेशित है। सबने पढ़ा है रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, और बात भी वही फाइनल निकल के आती है। एक रेडियो एक्टिव तत्व, सोने की पतली पन्नी, अल्फा कण की बौछार, अधिकांश अल्फा कण सीधे कुछ 90 पर, 20,000 में से एक अल्फा कण 180 डिग्री पर। इसका मतलब सेंटर के अंदर एक पॉजिटिव पार्ट है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिफ्लेक्शन हुआ, और आप सबको पता है कि जो सेंटर के अंदर एक पॉजिटिव पार्ट है जहां परमाणु का सारा द्रव्यमान केंद्रित होता है, और उसे नाभिक कहते हैं। और नाभिक का खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड है। नाभिक का खोजकर्ता रदरफोर्ड। कौन सा विषमांगी मिश्रण नहीं है? कौन सा विषमांगी मिश्रण नहीं है? हवा अभी भी बताया था समांगी मिश्रण है, क्योंकि इसकी एक ही फेज होती है। दूध की 2 फेज होती है, ऑयल और वाटर। धुएं के अंदर भी 2 फेज है, गैस और सॉलिड पार्टिकल। जेली के अंदर भी 2 चीजें हैं, वो बात अलग है, सॉलिड ज्यादा मात्रा में होता है, लिक्विड कम मात्रा में होता है। दूध इमल्सन है, दूध इमल्सन है, विषमांगी मिश्रण है। धुआं कोलाइडी सॉल्यूशन है, विषमांगी मिश्रण है। जेली कोलाइडी सॉल्यूशन है, विषमांगी मिश्रण है। हवा समांगी मिश्रण है। इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? यह वापस रिपीट है, जो प्रकृति से मिलता है। सिल्क आप सबको पता है, कैटरपिलर जंतु से मिल रहा है। जूट प्लांट से मिलती है। कॉटन प्लांट से मिलता है। लेकिन जो एक्रिलिक है वो आप सबको पता है प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम रेशा है। ये एक तरीके की जो आज की क्लास है उसका कोई मेरा समझाने का उद्देश्य नहीं था, बस इतना सा उद्देश्य था कि आपको यह पता चल जाए कि इस टॉपिक्स में से इस तरीके के एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे। हर क्वेश्चन का आंसर क्यों क्या रहा, ऐसा इसने क्यों करा, ऐसा जो कल से अपनी इस पर क्लासेस जो टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट होंगी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर, तब आपको सारे क्वेश्चंस और अच्छी तरह समझ में आएंगे कि समांगी से क्या कहना चाह रहा है, विषमांगी से क्या कहना चाह रहा है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, वो किस तरीके से हमसे बात कर रहा है, भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, कौन कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारी चीजें कल की जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उनमें स्टार्ट हो जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के लिए थैंक यू।